तो दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्लास 10 को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग देखा था संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास को ही आज हम पढ़ेंगे, जो भाग 2 होगा, वीडियो 2 होगा। आप संसाधन एवं विकास के भाग 1 को यदि आप नहीं देखे हैं तो अच्छी तरह से समझने के लिए आपको हम कहेंगे कि आप इस वीडियो को देख लें, तभी आपको संसाधन अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि है संसाधन एवं विकास वर्ग 10 के पार्ट 1 संसाधन एवं विकास है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। तो हम इसको देखते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग परिभाषा की बात किए थे, कितने भागों में बांटा गया है, लेकिन आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में इस तरह के संसाधन को बांटा गया है जो आपको डायग्राम में बनाया गया है। तो इस तरह को भी हम लोग देख लेते हैं, रिसोर्स को देख लेते हैं। तो संसाधन को 2 भागों में बांटे गए हैं। कौन कितने भागों में बांटे गए हैं? तो 2 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन भाग है? तो पहला प्राकृतिक भाग हो गया, दूसरा मानवीय भाग हो गया। प्राकृतिक भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है। आपका एक नवीकरणीय योग हो गया, एक अनवीकरणीय योग हो गया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के नाम से जानते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि रिन्यूएबल क्या है और नॉन रिन्यूएबल क्या है। तो इसको अच्छी तरह से हम देखे थे, लेकिन आपका डायग्राम बनाया हुआ, हम डायग्राम पहले समझ लेते हैं। तो नवीकरणीय योग यानी रिन्यूएबल संसाधन में वैसा संसाधन जो एक निश्चित समय अवधि में बन जाते हैं अपने आप, वो रिन्यूएबल हो गए और बहुत कम समय में बन जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल उसको हम लोग कहेंगे जो जिसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल में कहते हैं। यानी हमारे जो जीवन काल में वो बन नहीं पाते हैं, बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। वैसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। नवीकरणीय संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सतत अथवा प्रवाह, यानी सतत अथवा प्रवाह संसाधन वैसे संसाधन कहेंगे कि तो लगातार चलते रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, ये वातावरण में लगातार ये बनते रहते हैं और इसका उपभोग मानव करते रहते हैं। तो हो गया जैसे कि पवन हो गया। पवन को हम बना नहीं सकते हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से ये लगातार सतत बनते रहते हैं। और जल हो गया, जल को हम बना नहीं सकते हैं, ये साइकिल होते रहता है, जल का साइकिल होते रहता है, रिसाइकल होते रहता है, जो हमें मिलता है। तो ये जल का नवीकरणीय योग में आएंगे। कभी कभी एग्जाम्पल में भी आपके अभी देखिए, अभी जो 10 क्लास का है उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। अभी आप पिछला जो एग्जाम हुआ आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कंसेप्ट बेस के आधार पर पूछा गया है। यदि आप पूरे किताब को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को रट कर जाएंगे, आप एग्जाम में अच्छा से मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इसलिए आपको यदि कंसेप्ट बनाना है तो आपको समय देना होगा, आपको किताब को पढ़ना होगा, जो भी आपका किताब है, एनसीईआरटी जो भी बुक है, उसके कंसेप्ट को समझना होगा। खैर चलिए, तो यदि एग्जाम में पूछे कि नवीकरणीय योग संसाधन कौन है, अनवीकरणीय योग संसाधन कौन है, इसका एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है तो आप बताने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद है जैव संसाधन। नवीकरणीय में ही दूसरा है जैव संसाधन, यानी वो नवीकरण तो होगा लेकिन उसमें जीव होगा। वो रिन्यूएबल तो होगा, एक निश्चित समय अवधि में जल्दी और पुनः तो रिसाइकल होंगे ही, बनेंगे ही, लेकिन उसमें जीव होगा। तो जीव में क्या आता है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। इसको भी जैव को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक वनस्पति कह दिया है कि वन्य जीव का। प्राकृतिक वनस्पति कहने का मतलब क्या हुआ कि वन हो गया। वन में जितने भी वन हैं, वन के जितने भी प्रकार हैं, वो सभी के सभी, जितने भी लकड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब के सब आ जाएंगे आपको प्राकृतिक वनस्पति में आ जाएंगे। क्योंकि हम वन को लगा नहीं सकते हैं। देखते हैं कि वन को बहुत बड़े पैमाने पर वन होता है, उसको हम लोग लगाते नहीं हैं। वन के संरक्षण की आवश्यकता है। वन प्लांटेशन तो बहुत होता है, लेकिन हम वो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है। यदि हम वन को बचा लें तो वही होगा, और इसको ये अपने आप रिन्यूएबल होते रहता है। तो एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे कि वन जो है रिन्यूएबल संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है और जैव संसाधन भी है। इसके बाद है कि वन्य जीव भी आएंगे, आपका नवीकरणीय संसाधन में ही आएंगे। अब इसमें प्रायः उदाहरण पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से समझेंगे। वन्य जीव आएंगे आपका नवीकरणीय योग में। अब नॉन रिन्यूएबल देख लेते हैं, अनवीकरणीय देख लेते हैं। अनवीकरणीय को भी 2 भागों में बांटा गया है। यानी अनवीकरणीय करने का मतलब यह हुआ कि जिसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगते हैं, उसको हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन
इसको हम बना नहीं सकते हैं या बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि लोहा ले लेते हैं, लोहा लेंगे तो लोहा से हम लोहा को पिघला के दूसरे इसकी आकृति बना सकते हैं, अलग अलग आकृति बना सकते हैं, लेकिन लोहा का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। तो अननवीकरणीय में आपका पहला है कि पुनः चक्रीय, यानी जिसको हम चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो आपका जितने भी धातु हैं वो सबको सब हम रिसाइकल कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। जैसे कि आपका सपोज मान लेते हैं कि एल्युमिनियम का जो भी वस्तुएं हैं, या लोहे की जो भी वस्तुएं हैं, तांबे की जो भी वस्तुएं हैं, उनको हम आकृति बदल सकते हैं। मान लेते हैं कि तांबा के जो बर्तन है उसको हम आकृति बदल सकते हैं, लेकिन उसको हम बना नहीं सकते हैं। जितने भी गाड़ी मोटर जो होते हैं लोहे के बने होते हैं, हम उसको पुनः रिसाइकल कर सकते हैं, लोहा को पिघला कर दूसरी आकृति बना सकते हैं। तो ये हो गया पुनः चक्रीय हो गया। और कौन सा संसाधन में होंगे? अनवीकरणीय संसाधन में होंगे। लेकिन फिर कौन पूछा जाएगा तो प्राकृतिक होंगे, मानवीय नहीं होंगे। इसके बाद अचक्रीय, जिसको हम चक्रण भी नहीं कर सकते हैं। इसको बनने में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा ही, हमारे दैनिक जीवन में नहीं बनता, हमारे जीवन काल में नहीं बन पाएंगे, लाखों करोड़ों वर्ष लग ही जाते हैं इनको बनने में। लेकिन ये अचक्रीय भी है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जितने भी जीवाश्म ईंधन है उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल का उदाहरण ले लीजिए, पेट्रोल का उदाहरण ले लीजिए। एक बार पेट्रोल को यदि आप खपत कर लीजिएगा, एक बार गाड़ी में पेट्रोल को भरवा लीजिएगा और धुआं निकल जाएगा, तो फिर सोचिएगा कि हम पेट्रोल बना लें, उसको रिसाइकल कर लें, तो असंभव है, नहीं आप इसको कर सकते। केरोसिन तेल आपका हो गया, गैस हो गया, ये सभी प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है, तो इसको हम लोग रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं, यानी ये अनवीकरणीय है और अचक्रीय भी है। चलिए अब हम इसको देखते हैं, मानवीय संसाधन को देख लेते हैं। मानवीय संसाधन कौन कौन है? संरचना एवं संस्थाएं। जितने भी मानव की कृतियां हैं, जितने भी मानव की संस्थाएं हैं, वो सब के सब मानवीय संसाधन में आएंगे। जैसे कि मान लेते हैं ताजमहल को हम ले लें, ताजमहल को हम ले लें तो ताजमहल किसने बनाया? तो ताजमहल मानव ने बनाया है। सड़क किसने बनाया? तो मानव ने बनाया है। कोई प्राकृतिक तो उसको बनाया नहीं है, वो नेचुरल रूप से तो बनते नहीं है, हम उसको बनाना पड़ता। मकान हो गया, मकान किसने बनाया है? तो सब के सब मानव ने बनाया है। तो मानव के जितने भी कृतियां हैं, मानव जिसको बनाया है, वो सब के सब वो संरचनाएं एवं संस्थाएं पर आएंगे। जो भी संस्थाएं मानव ने निर्माण किया है और सब के सब मानवीय संसाधन है। मात्रा एवं गुणवत्ता, जो हम मात्रा निर्धारित किए हैं, जो गुणवत्ता निर्धारित करते हैं, वो सब के सब मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका डायग्राम हुआ संसाधन को, आपका जो एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है, इसको आप एक बार फिर से अवलोकन कीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा। और ये विस्तारित रूप से आपको देखने के लिए पिछला वीडियो में नवीकरणीय अनवीकरणीय हमने समझाया है, आप इसको पिछला वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट है आपका संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, इसमें आपका दिया गया है कि संसाधन जिस प्रकार मनुष्य जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी संसाधन जितना आवश्यक है मनुष्य के जिंदा रहने के लिए, उतना ही आवश्यक है उसकी क्वालिटी को सुधार रखने के लिए, उसकी क्वालिटी को कायम रखने के लिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। पिछला भी वीडियो हम लोग देखे थे कि संसाधन प्रकृति का देन नहीं है, लेकिन लोगों ने क्या मान लिया? लोगों ने मान लिया कि संसाधन जितने भी हमें संसाधन मिले हुए हैं वो सब के सब प्राकृतिक दिया है, सब के सब हमें गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है। परिणाम स्वरूप हुआ का कि लोगों ने अंधाधुंध इसका उपयोग किया, ये फ्यूचर का ध्यान नहीं रखा, आगे आने वाली पीढ़ियों का ध्यान नहीं रखा और अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप कई समस्याएं पैदा हो गई। क्या क्या समस्या पैदा हो गई हम लोग देखते हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश, अगला जो फर्स्ट पॉइंट आपका जो बुक में दिया गया है वो लिखा है कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधन में ह्रास हुआ है, यानी संसाधनों का ह्रास हुआ है। तो कुछ व्यक्तियों के संसाधन
ह्रास, यानी संसाधनों में गिरावट हुआ है। ऐसे व्यक्तियों के लालच व संसाधन का ह्रास हो गया है, संसाधन हमारा जो है वो दुरुपयोग किए गए हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है, जिसके परिणाम स्वरूप संसाधन विहीन और संसाधन संपन्न दो तरह के हमारा समाज जो है वो दो तरह के बट गया। संसाधन जो हमारा जो समाज है वो दो भागों में बट गया, एक संसाधन संपन्न और एक संसाधन विहीन। तो एक हो गया संसाधन संपन्न, यानी वैसे लोग जो बहुत धनी कहलाए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और संसाधन विहीन यानी उनके पास संसाधन था ही नहीं, वो किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे थे। तो संसाधन, कुछ लोगों ने संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग किया। हमारा जो समाज है वो समाज दो भागों में बट गया। समाज हमारा संसाधन के अनुसार दो भागों में बट गया, एक संसाधन संपन्न समाज और एक संसाधन विहीन समाज। आगे चलकर यही जो समाज है अमीर और गरीब कहलाए, यानी संसाधन जो संपन्न जो लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, उन्होंने संसाधनों का भरपूर दोहन किया, उन्होंने संसाधनों का बहुत भी ज़्यादा मिसयूज किया, और संसाधन विहीन जो लोग थे वो किसी प्रकार अपने जीवन यापन गुजारा किए, जीवन को चलाए, जिसके कारण वे गरीब कहला गए। अब एक परिस्थितियां हैं, ये संसाधन का मिसयूज करने के कारण ये इस तरह की परिस्थितियां हमारे समाज में उत्पन्न हो गए हैं। तीसरा क्या कह सकते हैं, तीसरा जो पॉइंट है आपका जो किताब कह रहा है, तीसरा पॉइंट जो है कि अनेक प्रकार के संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गए हैं। यानी जो विश्व में जो पारिस्थितिकी है, विश्व में जो सिस्टम बने हुए हैं वो अनबैलेंस हो गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण भूताप में, यानी जिसके कारण हमारे भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रहे हैं। भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रहे हैं, यानी भूमि के जो ताप है, पृथ्वी के जो तापमान है, उसकी तापमान में वृद्धि हो रहे हैं। संसाधनों के दोहन के कारण, संसाधनों के मिसयूज के कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रहे हैं, और भूमंडलीय ताप में वृद्धि होना ज़्यादातर 90% कह सकते हैं कि मानव के कार्यकलापों के द्वारा होता है। भूमंडलीय ताप आसान भाषा में कह सकते हैं, यानी हमारा जो पृथ्वी का जितना तापमान होना चाहिए उस तापमान से जब वृद्धि हो रहा है उसको भूमंडलीय ताप कहते हैं। और हमारा पृथ्वी का जो न्यूनतम जो तापमान होना चाहिए, औसत, न्यूनतम नहीं, पृथ्वी का औसत तापमान जो होना चाहिए वो 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हमारे पृथ्वी का औसत तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि 15 डिग्री सेल्सियस से कम भी होंगे तो हमारे पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। यदि 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होंगे तो भी हमारे पृथ्वी के लिए उपयुक्त नहीं माने जाएंगे। तो भूमंडलीय ताप कहने का अर्थ हुआ वैश्विक उष्णन पूरे विश्व, ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो पूरे विश्व में जो तापमान बढ़ रहे हैं वो मेन कारण है संसाधनों की मिसयूज के कारण। और इसका यदि गैस पूछा जाएगा तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण इसकी वृद्धि हो रही है भूमंडलीय तापमान में। अगला क्या क्या मिसयूज हुआ है, अगला है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। संसाधनों का मिसयूज से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, यानी सूर्य से आने वाले बहुत सारे सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, बहुत से सूर्य किरणें निकलती हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। और हानिकारक होते हैं तो पृथ्वी जो एक वजन, पृथ्वी के एक लेयर होता है। अब जैसे कि अब इसका एक टॉपिक ही है वायुमंडल लेयर, उसमें आप पढ़ेंगे एक ओजोन लेयर है। जैसे कि एक पृथ्वी की दूरी के अनुसार बहुत सारे लेयर हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, ये जितने भी लेयर हैं, इसमें आपका आता है ओजोन मंडल आता है। तो ओजोन मंडल एक हवाओं का लेयर है जो सूर्य से जो किरण आता है, हानिकारक किरण जो हमको नहीं चाहिए, उसको सोख लेता है ओजोन लेयर। लेकिन हुआ क्या है, पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण, हमारे मानवीय गतिविधि के कारण, हमारे संसाधनों का गलत तरीके के कारण इसमें छिद्र हो गए हैं, इस लेयर में छिद्र हो गए हैं। और हो क्या रहा है
कि जो सूर्य से जो हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पर भी आ जा रहे हैं। ऐसा माना गया है कि यही स्थिति रहा तो सूर्य पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब वो रोगों से पीड़ित हो जाएंगे, चर्म रोगों से पीड़ित हो जाएंगे, कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि हानिकारक किरण सीधे आने लगेगा। तो इसमें इसके प्रारंभ हो गया है, ओजोन परत का क्षरण होना स्टार्ट हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, और इसका अगला है कि पर्यावरण प्रदूषण हो गए हैं, वातावरण प्रदूषित हो गए हैं, और भूमि का निम्नीकरण भी हो गया है। भूमि का निम्नीकरण का क्या अर्थ है? भूमि का कटाव हो रहा है, भूमि बंजर हो रहे हैं, जो हमारे कृषि योग्य भूमि थे, उपजाऊ भूमि थे, उसका कटाव हो रहा है, बंजर हो रहे हैं। ये संसाधनों के गलत तरीका का एक परिणाम है। अगला बात करते हैं इसमें कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। यानी जो हम ये जो देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं, इसमें आपका बुक कर रहा है कि मानव जीवन को शांति बनाए रखने के लिए, विश्व में शांति बनाए रखने के संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा होना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब है कि संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन न होकर सभी के पास जो संसाधनों का पहुंच है, सभी के पास संसाधन होना चाहिए और इसका न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि कुछ व्यक्तियों के पास हमारे संसाधन है जिसका वर्तमान समय में खूब दोहन किया जा रहा है, तो हमारी पृथ्वी की जो है भविष्य जो है खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हर तरह के जीव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोजन अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। यानी आपका संसाधनों का उपयुक्त बंटवारा के लिए एक टर्म आया है, एक कंडीशन आया है, जिसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीय विकास से ही संसाधनों का न्याय संगत उपयुक्त बंटवारा किया जा सकता है। अब सतत पोषणीय विकास का है, सतत पोषणीय विकास हम देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास है क्या। अगला आपका टॉपिक है सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास आप बुक में देखिए कि आपका बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। यानी आप विकास कीजिए लेकिन पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए बिना कीजिए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो है भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं का अवहेलना न करें। यानी कहने का मतलब हुआ, दूसरा कह रहा है कि आप विकास कीजिए, पर्यावरण का नुकसान नहीं कीजिए, आप विकास कीजिए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, आपका जो आने वाला जो जनरेशन है, उसका आप विकास को अवरुद्ध मत कीजिए। यानी आप सपोज मान लेते हैं कि कोई भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो उस तरह से संसाधन का उपयोग कीजिए कि ये खत्म नहीं हो। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, अनवीकरणीय है, तो अनवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल हमको सावधानी पूर्वक करना है। हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो भी इस्तेमाल कर सके, तो उस तरह के जो इस्तेमाल करेंगे वो सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आएंगे। यानी समाज में समानता लाने के लिए, हमारे वातावरण में समानता लाने के लिए वैज्ञानिकों ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा है कि आप विकास कीजिए, बिना पर्यावरण के नुकसान पहुंचाए कीजिए, और वर्तमान जो आने वाला जो भविष्य है, जो आपका जो फ्यूचर है, उसको नुकसान पहुंचाए बिना आप कीजिए। यानी कह सकते हैं कि संसाधन का प्रयोग इस तरह से किया जाए कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके। यानी संसाधन का प्रयोग इस तरह से किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके। आप अभी पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, तो पेट्रोल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है? तो बेशक जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। इसका हम अपने जीवन काल में इसको रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, जीवन काल में बना नहीं सकते हैं, जीवन काल में बन नहीं सकता है, और न ही इसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। यदि हम इसका अंधाधुंध प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा उपयोग करें, इसके जगह पर कोई वैकल्पिक नहीं लाए ईंधन के रूप में, तो
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पृथ्वी से पेट्रोल समाप्त हो जाएगा और जो हमारा जो भविष्य जो है, आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जनरेशन जो है, वो सिर्फ किताबों में पढ़ेगा कि पेट्रोल कोई चीज़ हुआ करता था, पेट्रोल कोई ईंधन का चीज़ है, अभी इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी आने वाला हमारा भविष्य का जो विकास है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हमें ध्यान रखना है। सतत पोषण या आर्थिक विकास के बाद अब हम बात कर लेते हैं रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बाद हम बात करेंगे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में। यानी ये रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 है क्या, इसको हम देखते हैं। तो यह एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने, यानी जितने भी देश थे, जितने भी मजबूत देश थे, उनको 100 से अधिक लोग, जो देश के जो संचालित करने वाले पावरफुल लोग थे, वो सभी का मीटिंग हुआ और मीटिंग होने के बाद बहुत सारे इसमें निर्णय लिए गए और इसीलिए इसको रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हुआ कहाँ था, कहाँ हुआ था, यह जो सम्मेलन था वो हुआ कहाँ था। तो यह जो सम्मेलन हुआ था ब्राजील की एक शहर है, ब्राजील के एक शहर है, उस शहर का नाम है रियो डी जेनेरो। ब्राजील के एक शहर है, उस शहर का नाम है रियो डी जेनेरो, इसीलिए इसका नाम रियो डी जेनेरो पड़ा। अब बात आती है कि एक कब हुआ, यह जो सम्मेलन हुआ तो कब हुआ। तो आपका बुक में जो दिया गया है जून 1992 ईस्वी, लेकिन आप जान रहे कि 3 जून से लेकर 14 जून तक यह सम्मेलन चला था। यानी 1992 ईस्वी में 3 जून से लेकर 14 जून तक यह सम्मेलन चला था। सम्मेलन क्यों हुआ था, यह सम्मेलन होने का क्या कारण था, इसको कारण को हम लोग जानते हैं। तो हम लोग पिछला देखे कि सतत पोषणीय विकास के धारणा जो आया था, लोगों ने संसाधन का मिसयूज किया जिससे कई तरह के पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गए। इन समस्याओं को हल ढूंढने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था और सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को दूर करना और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को ढूंढना। देखे थे हम लोग कि जो समाज पर जो था हमारा 2 वर्ग में बट गया था, एक गरीब समाज, एक गरीब वर्ग, एक अमीर वर्ग, एक संसाधन संपन्न वर्ग और एक संसाधन विहीन वर्ग। तो इसका कारण क्या था, इस कारण को भी ढूंढना था और साथ साथ से में पर्यावरणीय समस्याओं को भी ढूंढना था। तो इसका उद्देश्य पूछा जाए क्यों हुआ, यह सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, क्यों यह सम्मेलन हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को ढूंढना था। अब बात आती है कि बुलाया कौन। ये जो सम्मेलन, इतनी बड़ी जो सम्मेलन था, इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया रियो डी जेनेरो में। सम्मेलन बुलाया कौन, बुलाने वाला कौन था, बुलाया कौन, इसको देखिए बुलाया कौन। तो बुलाने वाला जो सम्मेलन था, बुलाने वाला जो संस्था था, उस संस्था का नाम था UNCED। यानी UNCED एक संस्था था, उस संस्था का नाम है UNCED। UNCED ने ही रियो डी जेनेरो सम्मेलन को बुलाया था। इसके फुल फॉर्म की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट।
यानी एक अक्षर यू, आपका एन, सी, ई, डी, एक एक अक्षर को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी बुलाया जो था, इस कार्यक्रम को बुलाने वाला था UNCED रखेंगे। इसके परिणाम क्या निकले, इसके परिणाम की बात कर लेते हैं। परिणाम, आखिर इतने बड़े जो सम्मेलन बुलाए गए पृथ्वी सम्मेलन, इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम दो मुख्य रूप से आया। एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल, पहला याद रखेंगे, फॉरेस्ट प्रिंसिपल यानी वन सिद्धांत नीति लागू किया गया, वन को कैसे बचाना है, वन सिद्धांत नीति को लागू किया गया। और दूसरा जो लागू किया गया वो एजेंडा 21, एजेंडा 21 लागू किया गया। एजेंडा 21 क्या है? आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि एजेंडा 21 क्या है। तो आप यहीं से देखिए कि एजेंडा 21 जो था यह एक प्रकार के घोषणा पत्र है। इस सम्मेलन में जितने भी लोग आए थे, उस सम्मेलन में लोगों ने 21 प्रकार के विश्व में सुधार के बात किए थे, जिसमें आप 1 से लेकर 21 तक गिनेंगे तो टॉप जो आपको है, जैसे कि गरीबी को दूर करना, अशिक्षा को दूर करना, स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करना, इन सभी की तरह 21 लिस्ट थे। तो 21 लिस्ट था, इसमें 21 बातों को सुधार करने के बाद कहा गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया एजेंडा 21। बुलाया कौन था? तो आप ये देख कर बता सकते हैं बुलाया कौन था। तो UNCED बुलाया था। कब एजेंडा 21 लागू किया गया था? तो जून 1992 ईस्वी में कह सकते हैं, जून 1992 ईस्वी में लागू किया गया था। अब आप रियो डी जेनेरो सम्मेलन समझ गए होंगे। अब एक बार हम रिवीजन करा देते हैं आपको। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के एक शहर था, उस शहर का नाम था रियो डी जेनेरो। कब हुआ? तो 3 से 14 जून 1992 में हुआ। क्यों हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल ढूंढने के लिए हुआ। बुलाया कौन? इसको कौन बुलाया? तो UNCED बुलाया। UNCED का फुल फॉर्म कहाँ होगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। परिणाम इसके क्या निकले? तो इसके परिणाम 2 निकले। पहला फॉरेस्ट प्रिंसिपल सिद्धांत निकले 1, और दूसरा जो निकले जो 21 एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 एक प्रकार के घोषणा पत्र है जो UNCED द्वारा, UNCED के तत्वाधान में जो बुलाया गया था मीटिंग, विश्व रियो डी जेनेरो सम्मेलन, उसमें 21 बातों को जोर दिया गया, जिसमें गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याओं पर बल दिया गया। यही है आपका रियो डी जेनेरो सम्मेलन। तब तक आप वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।